Okay, students, now start. Good evening to all of you. Now, today's class pie chart. We will study the concept of pie chart, how we can draw pie chart, and the best method of pie chart which we teach. यानी कि आज हम लोग पाई चार्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। पाई चार्ट कैसे ड्रॉ किया जाता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पाई चार्ट स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए कौन से मेथड से जो हम उसको पढ़ाएंगे जो उसको अच्छे ढंग से उसको आ जाए उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो इस प्रकार क्या है, आज का क्लास हम लोग इन सबों के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। नाउ फर्स्ट एज यू सो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इन स्लाइड, आप स्लाइड में देख पा रहे हैं पाई चार्ट के ये फिगर, ये पाई चार्ट का शेप, पाई चार्ट का शेप। अब इसमें देखिए कि पाई चार्ट का शेप जब भी हम बनाते हैं तो वो हमेशा क्या करते हैं, डिग्री पे बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, उसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। डिग्री में कन्वर्ट करने के बाद उसको क्या करते हैं, हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो एट फर्स्ट रिमेंबर एन एंगल शोन लाइक दिस इज ए राइट एंगल। अब यहाँ पे देखिए कि इस शेप में दिखाया गया ये राइट एंगल है। जो ईयर्स दिखाया गया 13 ईयर्स, 14 ईयर्स, 15 ईयर्स, 16 ईयर्स, इस प्रकार से है। और जब पाई चार्ट ड्रॉ करेंगे कि 13 ईयर्स वाले स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 14 ईयर्स वाले स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं, 15 ईयर्स वाले हमारे पास स्टूडेंट्स कितने हैं, 16 ईयर्स वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। तो जब स्टूडेंट्स का हम लोग एक पाई चार्ट के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले देखना पड़ेगा कि 13 ईयर्स वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि यदि स्टूडेंट्स हमारे पास 30 है या 40 है, 50 है, कुछ भी वह नंबर के फॉर्म में रहेगा। स्टूडेंट्स हमारे पास क्या रहेंगे, वह नंबर के फॉर्म में रहेगा। इसके बाद उस नंबर के फॉर्म को हम लोग उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे कि कितने डिग्री पे वह बन पा रहा है। तो डिग्री पे कन्वर्ट होने के लिए हम लोग इस फिगर को देखेंगे। सेकंड वाले फिगर को देखिए, ये एक्टिविटी दिया गया है। सबसे फर्स्ट कॉलम में देखिए एक्टिविटी, सेकंड कॉलम में ड्यूरेशन इन आवर्स, थर्ड कॉलम में सेंट्रल एंगल्स। कोई ज्वाइन होना चाह रहा है क्या? चलिए, तो फिर हम लोग को बैक आना पड़ जाएगा। हम लोग आगे इसको करते हैं। इस प्रकार क्या है, यहाँ पे आप देखिए सबसे पहले एक्टिविटी का कॉलम में क्या है, स्लीप, यानी कि कोई भी कितने समय तक, कितने ड्यूरेशन तक वो सोता है। तो ये ड्यूरेशन इन आवर्स यानी कि 8 घंटे सोता है। स्लीप में क्या है, 8 घंटे सोता है। अब 8 घंटे सोने के लिए एंगल में कैसे कन्वर्ट किया जा रहा है कि सबसे पहले 8/24। अब देखिए कि यहाँ 24 क्यों लिखा गया, क्योंकि हमारे पास जो आवर्स होता है, 1 डे का आवर होता है 24। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, 24 से 8 को डिवाइड कर रहे हैं। और इसको हम लोग क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 360 से डिग्री से हम लोग क्या करेंगे, इसको इनटू करेंगे। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? ये समझ में आ रहा है? स्लीप जो है वो मेरा 8 आवर है, 8 घंटा सोने का यहाँ पर दिखा रहा है। अब 8 आवर को हमको दिखाना है डिग्री में, तो फिर क्या कर रहे हैं कि 8/24 इंटू 360 डिग्री। ये समझ में आया? यस सर। आ रहा है ना ये समझ में कि 24 कहाँ से आया? यस, ओके। तो इस प्रकार से जब इसको हम लोग यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कर देंगे तो 24 को 36 के कैलकुलेशन करेंगे, 8 से करेंगे, 8 से 24 कट जाएगा, 8 3 जा 24, 8 से 3 बार में ये 24 कटेगा और 3 से ये 36, 1 इतना बार में कटेगा 12 बार में, तो 1 0 है, यानी कि 120 डिग्री आपका कन्वर्ट हो गया।
अब देखिए यहाँ का नंबर के फॉर्म में था और ये नंबर के फॉर्म में क्या हो गया, मेरा डिग्री में बन गया। ये नंबर के फॉर्म में 8 था, अब यहाँ बन गया 120 डिग्री, 120 डिग्री। उसी प्रकार सेम प्रोसेस आपके पास कोई भी डेटा दिया हुआ रहेगा, उस डेटा को क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे सेकंड में बात कर रहे हैं स्कूल का, तो स्कूल क्या है, ड्यूरेशन 6 आवर का है। स्कूल पढ़ाने का 6 घंटा है, सोने का 8 घंटा है। तो इसको जब हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 6/24 इंटू 360 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, कैलकुलेशन करके 90 डिग्री आएगा। प्ले यानी कि खेलना कितना है, 3 घंटा हमको खेलना है, 3 आवर। तो प्ले जब 3 आवर्स है तो इसको जब हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 3/24 इंटू 360 डिग्री। अब सब में देखिए यहाँ 24 क्यों आ रहा है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे नीचे में टोटल को लिखा जाता है और जिसे हमको फाइंड करना रहता है वह ऊपर रहता है। तो खेलने का जो घंटा हुआ 3 घंटा है और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में हम लोग 3 घंटा हमको खेलना चाहिए। इसीलिए इसको जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 3/24 इंटू 360 डिग्री। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग आएगा 45 डिग्री। सेम प्रोसेस चलेगा, होमवर्क में भी आपका 3 घंटा पर डे आपको पढ़ना चाहिए। इसको जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो सेम प्रोसेस करेंगे तो 45 डिग्री आएगा। अदर आवर और भी एक्टिविटी है जो 4 घंटे हम लोग करते हैं वह 60 डिग्री आएगा। टोटल आपका 24 आवर होता है। यहाँ पर 24 और यह क्या डिग्री बनता है, 360 डिग्री। यानी कि एक पाई चार्ट जो बनता है कम्प्लीटली वह 360 डिग्री में बनना चाहिए। ये क्लियर है यहाँ तक आप लोग को, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर, ओके। नाउ सेकंड स्लाइड देखिए, पाई चार्ट, जिसे हम लोग कोर पाई चार्ट भी कह सकते हैं। तो पाई चार्ट आर डिफरेंट टाइप्स। 1 मिनट थोड़ा देख लेता। पाई चार्ट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा रिप्रेजेंटेशन। पाई चार्ट के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, पाई चार्ट विभिन्न प्रकार के डेटा को प्रस्तुत करता है। आपके पास अलग अलग प्रकार के डेटा है, उन सभी डेटा को वह दिखाने का प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंटेशन करता है, उसको दिखाता है, प्रदर्शित करता है। दिस डाटा इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। अब यहाँ देखिए पाई चार्ट हमारा कौन से फॉर्म में होता है, सर्कल के फॉर्म में होता है। ना वह रेक्टेंगल होता है, ना ही स्क्वायर होता है, ना ही क्वाड्रिलेटरल होता है, ना ही वह ग्राफ बार डायग्राम होता है। वह केवल पाई चार्ट जो होता है वह हमारा सर्कल में होता है। देयर आर सेगमेंट्स एंड सेक्टर्स इनटू विच ए पाई चार्ट। अब देखिए इसमें क्या होता है, सेगमेंट होता है, सेक्टर होता है, अलग अलग में यह सेक्टर में बांट भी सकते हैं हम लोग, ब्रेक करके तोड़ के। तो यह जो होता है वो ब्रेक पार्ट्स को, जो सेक्टर्स होता है उसे हम लोग पाई चार्ट कहते हैं। पाई चार्ट इज बीइंग डिवाइडेड एंड ईच ऑफ दोज सेगमेंट एंड सेक्टर्स फ्रॉम ए सेंटर पोर्शन ऑफ द टोटल। यानी कि टोटल का वो सेंटर पोर्शन को हम लोग दिखाते हैं। सो नाउ in the pie chart the total of all the data is equal to 360 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए मैंने शुरुआत पे ही मैं ही बताया था कि टोटल जो होता है ऑल डाटा को, जितने भी डेटा आपका पास रहेगा सब किसके बराबर होगा, 360 डिग्री के वह बराबर होगा। क्योंकि हमारे पाई चार्ट जो बनाते हैं एक राउंड में वह 360 डिग्री का एंगल को बनाता है, 360 डिग्री बनाता है। The degree of angle that are used to represent different items are calculated in the form of proportionality। यानी कि क्या किस रूप में कैलकुलेट करता है, प्रोपोर्शनलिटी के फॉर्म में वह कैलकुलेट करता है। Let us know more about them। अब इसके बारे में और थोड़ा हम लोग आगे जानने का कोशिश करेंगे। तो किस तरह से जानेंगे, यहाँ पे ये हमारा पाई चार्ट का फिगर्स दिखाया गया है। आप देखिए यहाँ पे 2 पाई चार्ट का फिगर दिखाया गया है। अब ये जो दिखाया गया है तो ये 3D मॉडल में दिखाया गया है। 3D मॉडल कैसे बोलेंगे, क्योंकि इसका हाइट है थोड़ा ऊपर उठा हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है।
अगर यह ऊपर दिखाई नहीं पड़ता तो यह मेरा 3D ना होकर 2D मॉडल में होता। सो इन पाई चार्ट द इंटायर डायग्राम लुक्स लाइक ए पाई। पूरा कंप्लीट डायग्राम किसके रूप में दिखता है? संपूर्ण आरेख जो होता है वह एक पाई की तरह दिखाई देता है, पाई की तरह दिखाई देता है। एंड द कंपोनेंट्स इन इट्स रिजम्बल दैट द वेरियस स्लाइसेस कट फ्रॉम द पाई। अब इस पाई में क्या है कि अलग अलग रूप में यहाँ पे देखिए कट किया गया है। आप लोग देख रहे हैं कट किया गया है, देख रहे हैं ना, ये ब्रेक किया गया है। पहला पिक्चर में देखिए ये रेड कलर का है, ये येलो कलर का है, ये अलग कलर का है, तीनों अलग अलग कलर का है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 4 है तो चारों अलग अलग कलर का है। ये क्या है? आपस में एक दूसरे को ब्रेक किया गया है, लेकिन कम्प्लीटली रूप से यह किसका शेप है? एक पाई का शेप है। और इसे क्या किया गया? द पाई चार्ट इज दस यूज टू शो द ब्रेकअप ऑफ वन कंटिन्यूअस वेरिएबल इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स। इसके कंपोनेंट पार्ट को कंटिन्यूअस वेरिएबल के रूप में अलग अलग हम लोग यहाँ पे तोड़ सकते हैं। तो ये मेरा इस प्रकार से पाई चार्ट है, ये 3D शेप में दिखाया गया है। इस कारण से ये क्या है? ऊपर थोड़ा उभरा हुआ है। 2D में होता तो केवल यह ब्रेक के रूप में अलग अलग पार्ट के रूप में आपको दिखाई पड़ता। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, व्हेन टू यूज ए पाई चार्ट। पाई चार्ट का उपयोग हम लोग कब करते हैं? पाई चार्ट का उपयोग कब करेंगे? नाउ पाई चार्ट इज बेस्ट यूज व्हेन ट्राइंग टू वर्क आउट द कंपोजिशन ऑफ समथिंग। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि पाई चार्ट है, बार चार्ट है ना, टेबुलर फॉर्म है, आपके पास लाइन चार्ट है, तो बहुत सारे इतना हम लोग जो चार्ट पढ़ रहे हैं, तो कौन सा चार्ट को कहाँ पर हम लोग इसका उपयोग करेंगे? तो इस प्रकार यदि पाई चार्ट के बारे में बात करेंगे तो पाई चार्ट हम लोग कहाँ पर उपयोग करेंगे? जहाँ पर सबसे अधिक क्या करेगा? वर्क आउट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ का संरचना को पता लगाने की कोशिश जब करते हैं तो वहाँ पे हम लोग पाई चार्ट का उपयोग करते हैं। ये सबसे मेन की पॉइंट है हमारे पाई चार्ट का। ये इसका करैक्टरिस्टिक्स भी है, इसका फीचर्स भी है कि किस प्रकार से पाई चार्ट को हम लोग कहाँ पे उपयोग करते हैं न। जब हमको क्या करते हैं, किसी भी संरचना का पता लगाना रहता है, कोशिश करते हैं उसको पता लगाने का, तब हम लोग वहाँ पे पाई चार्ट का उपयोग करते हैं। सो याद रखना, कंपोजिशन ऑफ समथिंग। इफ़ यू हैव कैटेगोरिकल डाटा देन यूजिंग अ पाई चार्ट would work really well as each slice can represent a different category। यानी कि अलग अलग कैटेगरी को हम लोग क्या करते हैं? अलग अलग स्लाइस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। आप जैसे कि आप पिक्चर में ये देख चुके हैं, पिक्चर में देखिए यहाँ पर जो दिया गया रेड कलर का, येलो कलर का है ना, ब्लू कलर का, फिर है आपका अलग अलग कलर का। तो ये जो अलग अलग कलर का दिखाया गया है, तो ये अलग कलर क्या करता है? उसको अलग अलग कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है कि येलो कलर वाले तेज़ पढ़ने वाले इंटेलिजेंट बच्चे हैं, रेड कलर वाले मिडिल वाले बच्चे हैं, ब्लू कलर वाले सबसे लोअर स्टूडेंट्स हैं। इस प्रकार से जब अलग अलग कैटेगरी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कलर भी क्या करते हैं? अलग अलग कर देते हैं, ताकि उसको समझने में आसानी हो कि कौन से कलर वाले कौन से स्टूडेंट्स को इंडिकेट कर रहा है, या भी कौन सा कलर हमारे कौन से डेटा को इंडिकेट करता है। तो अलग अलग डेटा के संरचना को जब पता लगाने की आवश्यकता होती है या कोशिश करते हैं, तब वहाँ पे हम पाई चार्ट का उपयोग करते हैं। अनदर गुड यूज फॉर ए पाई चार्ट would be to compare area of growth within a business such as turnover, profit, exposure। कभी कभी क्या होता है कि दूसरा एग्जाम्पल में देखते हैं तो हम लोग जब कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, किस में? हमारे ग्रोथ में। कोई कंपनी जो है, बिजनेस जो है, वह बिजनेस का ग्रोथ में जब वह कंपेयर करता है कि इस साल हम लोग कितना किए, अगले साल कितना हुआ, टर्नओवर, प्रॉफिट, एक्सपोजर कितना हुआ, तब वहाँ पर क्या करते हैं? पाई चार्ट का भी हम लोग अच्छे तरह से उपयोग करते हैं।
सो पाई चार्ट के लिए एक और अच्छा उपाय क्या है, व्यवसाय के भीतर विकास के क्षेत्र जैसे टर्नओवर हो गया, उसका लाभ हो गया, उसका जो और भी एक्सपोजर हो गया, कितना उसका जोखिम हो रहा है, किसी के तुलना करने में उपयोग किया जा रहा है, तब हम लोग पाई चार्ट का यहाँ पर अच्छे ढंग से उपयोग कर सकते हैं। नाउ थर्ड पॉइंट, अ पाई चार्ट इज ए रेगुलर ग्राफ दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू सेगमेंट। पहले बताया कि अलग अलग हम लोग पार्ट में इसको ब्रेक कर देते हैं, कैटेगरी में बांट देते हैं, अलग अलग सेगमेंट में कर देते हैं, जिसको स्लाइस कहते हैं, स्लाइस ऑफ पाई। पाई का स्लाइस है, मतलब अलग अलग उसका टुकड़ा है। दिस सेगमेंट्स रिप्रेजेंट ईच कैटेगरी। अब प्रत्येक सेगमेंट जो है वह अलग अलग कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, कंट्रीब्यूटिंग टू डिस्प्ले पार्ट ऑफ ए हॉल, यानी कि टोटल जो संपूर्ण होल पार्ट का वह एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, और टोटल जब कैटेगरी को हम लोग ऐड कर देंगे तो वह टोटल होल पार्ट बन जाएगा। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, पाई चार्ट का उपयोग करते हैं। ये समझ में आ गया पाई चार्ट का हम लोग कब करते हैं उपयोग? समझ में आया पाई चार्ट का उपयोग कब करते हैं? आया समझ में या नहीं आया? पाई चार्ट का उपयोग हम लोग कब करते हैं? जब कॉम्पोजिशन हम लोग किसी चीज़ को देखने की आवश्यकता होती है, तुलना करने की आवश्यकता, किसी संरचना को देखते हैं, पता लगाते हैं, तो पाई चार्ट का उपयोग करते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। सो इफ योर डाटा डज नॉट रिप्रेजेंट दिस देन यू शुड चूज अनदर चार्ट। जब इस प्रकार का डेटा यदि आपके पास नहीं रहे, अभी मैंने जो 3 आपको पॉइंट बताया, उन पॉइंटों को यदि हम फाइंड करने का कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, हम दूसरे चार्ट का उपयोग करेंगे, अनदर चार्ट को हम लोग चुनेंगे। इसलिए यदि आपका डेटा इसका प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो इसको दूसरे चार्ट चुनना चाहिए, आपको दूसरा चार्ट लेना चाहिए, वहाँ पे पाई चार्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही जब समान आकार की श्रेणियाँ हो तो इसकी व्याख्या करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए इसे ध्यान में रखें। जब सेम टू सेम आपको मिला जाए, डेटा सेम से मिल जाए, तो फिर आपको अलग करने में दिक्कत आता है। So also when share similar size category, it can be difficult to interpret. So keep that in mind. Although they are very aesthetical, pleasing and easy to interpret and very powerful, so it is no wonder they are the most ubiquitous choice. इसलिए क्या है, इसमें हमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे सर्वव्यापी है, लेकिन वह क्या है, हमारे लिए एक विकल्प है। वह हमारे लिए क्या है, एक विकल्प है, जिसमें से क्या करते हैं, हम लोग पाई चार्ट का उपयोग करते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। फॉर द एग्जाम्पल we can see the distribution of sales of the laptop distribution between 5 company। अब इस चार्ट पे देखिए, ये चार्ट जो आप देख पा रहे हैं, ये जो पाई चार्ट है, यहाँ पे सेल के बारे में दिखाई दे रहा है। तो सेल दिखाई दे रहा है, तो सेल में क्या देखना है हमको? सेल में क्या देखना है कि यहाँ पे मेरा जो ब्लू कलर का आपको दिखाई पड़ रहा है वह HP का लैपटॉप सेल है। जो रेड कलर में दिखाई पड़ रहा है वहाँ पे क्या है, डेल का लैपटॉप सेल में है। थर्ड में जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो लेनोवो का है, फोर्थ में आसूस का है, फिफ्थ में एसर का है। तो इस प्रकार यहाँ पे 5 जो है लैपटॉप कंपनी द्वारा, 5 प्रकार का लैपटॉप कंपनी के द्वारा आपको सेल को दिखाया जा रहा है। तो इस प्रकार HP का हमारा कितना सेल है, HP का कितना सेल है देख के बताइए। HP 22, वेरी गुड। डेल का कितना है? 33, बहुत अच्छा। लेनोवो का कितना है? 13, बहुत अच्छा। आसूस का कितना है?
15 है। लास्ट एसआर का कितना है? एसआर का, हाँ एसआर का नहीं है, यानी कि एसआर का जो कंपनी है वह 0 पे है। जब 0 पे होता है तो वह कोई डिग्री नहीं बना पाता, 0 डिग्री होता है। तो जब 0 डिग्री होता है तो उसका किसी प्रकार का वहाँ पर कोई पार्ट कैटेगरी में नहीं होता है, इसलिए एसआर का यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। एचपी का है 22, डेल का है 33, लेनोवो का है 13, आसूस का है 15। इस प्रकार से अलग अलग डेटा जो आपको मिलता है और उसे क्या करते हैं हम लोग एंगल के रूप में कन्वर्ट करते हैं। जब एंगल के रूप में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, पाई चार्ट का बनाने का कोशिश करते हैं और पाई चार्ट हम लोग वहाँ पे बनाते हैं। अंडरस्टूड? ओके, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप लोगों को? आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं? आप लोग सुन पा रहे हैं आवाज? यस सर। यस सर, ओके। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। HP 22, डेल 33, लेनोवो 30, आसूस 15, एसआर 17। अब देखिए यहाँ पे अलग, यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है परसेंटेज में, परसेंटेज इन मार्केट शेयर का बात कर रहा है यहाँ पे। वो मैंने किस पे दिखाया आपको? पाई चार्ट में दिखाया था। पाई चार्ट में क्या दिखाया? एसआर वहाँ पे नहीं था, लेकिन जब इसको टेबुलर, ये टेबुलर फॉर्म है, मेरा एक टेबल का फॉर्म में है, तो टेबुलर फॉर्म में फिर क्या किए यहाँ पे HP 22, डेल 33 सेम टू सेम, 4 सेम टू सेम है, लेकिन एसआर में एक यहाँ पे क्या है 17 है। टेबुलर फॉर्म में एक यहाँ पे हम लोग एसआर को चेंज किए, बाकी सब को सेम टू सेम यहाँ पे रख दिए। नाउ नेक्स्ट स्लाइड क्या कहते हैं कि द पाई चार्ट रिप्रेजेंट अबव शोज अ सर्कल ऑफ 360 डिग्री। पाई चार्ट का मतलब भी समझ जाना कि वहाँ पर 360 डिग्री का बात करता है और वह एक सर्कल का रिप्रेजेंट होता है, सर्कल के रूप में होता है, विच रिप्रेजेंट 100%। 360 डिग्री मतलब क्या? 100% समझना। और क्यों? क्योंकि 360 एक पूरा राउंड का बात करता है, पूरा होल का फिगर का बात करता है, इसलिए यह क्या परसेंटेज भी 100% होता है। ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंटिन्यूअस वेरिएबल, thus 3.6 डिग्री ऑफ द पाई चार्ट रिप्रेजेंट्स, 3.6 डिग्री जो है वह रिप्रेजेंट करता है 1% ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द बीइंग रिप्रेजेंट, यानी कि पाई चार्ट का 1%। अब यहाँ पर ये निकालना है कि 360 डिग्री जो है वह 100% के बराबर है, यानी कि 100% बराबर 360 डिग्री, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 360/100 इंटू वहाँ पे करेंगे हम लोग। जब इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.6 डिग्री ऑफ ए पाई चार्ट इक्वल टू 1 डिग्री, 1%। 1% बराबर क्या हो जाएगा? 3.6 डिग्री ऑफ द टोटल वैल्यू। नाउ पाई चार्ट आर मोर वर्सटाइल देन द बार ग्राफ। यह जो होता है सबसे अधिक बहुमुखी होता है, वर्सटाइल होता है, किसके अपेक्षा? बार ग्राफ की अपेक्षा यह अधिक बहुमुखी होता है। और 2 वेरिएबल्स ग्राफ्स, it also represents the clear and precise data that needs to display, thus also help you establish the relationship between different sector। इस प्रकार क्या है कि अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों के बीच में जो संबंध स्थापित करता है वह पाई चार्ट मदद करता है। अब इसे यदि हिंदी में हम लोग समझेंगे तो जो ऊपर दर्शाए गए हमारे पास जो ग्राफ है टेबुलर फॉर्म में और जो पाई चार्ट में अलग में दिखाया गया था, तो उसमें 360 डिग्री का एक वृत्त दिखाता है जो निरंतर चर के रूप में मूल्यों का 100% का प्रतिनिधित्व करता है। 360 डिग्री क्या होता है? पूरे 100% का दिखाता है। इस प्रकार पाई चार्ट का 3.6 डिग्री प्रतिनिधित्व किया जा रहा है। क्या करेंगे? एक चर का 1% व मूल्य का दर्शाता है। पाई चार्ट बार ग्राफ टेबल या 2 चर ग्राफ की तुलना में अधिक बहुमुखी होता है। यहाँ पे इस बात को ध्यान देंगे
कि जो पाई चार्ट होगा वह बार ग्राफ, टेबल और 2 चर वाले ग्राफ की तुलना में अधिक बहुमुखी होगा। तो अभी हमने बार चार्ट को देखा, टेबल भी आपको मैंने दिखाया। यह स्पष्ट और सटीक डेटा का भी प्रतिनिधित्व करता है जिसे प्रदर्शित करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार आपको विभिन्न क्षेत्रों के बीच संबंध स्थापित करने में भी मदद मिलता है। ये हमारा पाई चार्ट है। इससे हम लोग एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं, उसके गुण को भी बता सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, पाई चार्ट के बारे में हमने पढ़ा, पाई चार्ट के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा, पाई चार्ट कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं, किस तरह से हम लोग उसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, एंगल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, परिवर्तित करते हैं, उसके बारे में हम लोग वहाँ पे अध्ययन किए। अब हम लोग क्या करेंगे कि पाई चार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पाई चार्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सबसे पहले क्या किए, हल किए गए उदाहरण को देखिए। द फ्लोइंग पाई चार्ट shows the market share of different banks in India। भारत के निम्नलिखित पाई चार्ट भारत में विभिन्न बैंकों की बाजार हिस्सेदारी को दर्शाता है। इस पाई चार्ट के द्वारा जो अलग अलग बैंक है उन सभी बैंकों में कौन किसका कितना पार्टिसिपेट्स है, किसका कितना शेयर है, उन शेयर के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। बेस्ड ऑन दिस पाई चार्ट डिटरमाइन द क्वेश्चंस गिवन बिलो। अब इस प्रकार से जो पाई चार्ट का आप यहाँ शेप को देख पा रहे हैं, पाई चार्ट में जो आपका यहाँ पे नंबर दिया गया है, जो अलग अलग कलर को यहाँ पर दिखाया गया है। सबसे पहले है SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और एक है जो अदर बैंक है, वो 4 है। तो इस प्रकार से जो पाई चार्ट में दिखाया गया कलर में उस बैंकों को नाम को दिखाया गया, परसेंटेज में दिखाया गया। अब सबसे पहला क्वेश्चन यदि हम लोग समझने का यहाँ कोशिश करेंगे तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द वैल्यू ऑफ द मार्केट शेयर ऑफ BOI मतलब बैंक ऑफ इंडिया इज शेयर 4000 करोड़। अब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं कि इफ़ द वैल्यू ऑफ द मार्केट शेयर ऑफ BOI बैंक ऑफ इंडिया का जो शेयर है, शेयर मार्केट है, वो 4000 करोड़ है। देन द मार्केट शेयर ऑफ BOB बैंक से, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड एक्सिस बैंक टुगेदर इज। अब यहाँ पर एक्सिस बैंक का भी बात किया जा रहा है, BOB बैंक का भी बात किया जा रहा है, टुगेदर की बात किया जा रहा है। निम्नलिखित पाई चार्ट भारत में विभिन्न बैंकों की बाजार की हिस्सेदारी का दर्शा रहा है। इस पाई चार्ट के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का निर्धारण करना है, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि BOB की बाजार हिस्सेदारी का मूल्य, BOB का जो मूल्य दिया गया है BOI का यानी कि बैंक ऑफ इंडिया का 4000 करोड़, तो BOB और एक्सिस बैंक की बाजार के हिस्सेदारी का एक साथ क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चंस का हम लोग सॉल्यूशन को यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व कर किया जा रहा है। ऑप्शन भी आपका दिया गया है यहाँ पे। ए नंबर में आपका है 24,363 करोड़, बी पे है 24,432 करोड़, सी पे है 24,864 करोड़, डी पे है 25,827 करोड़। इस प्रकार से ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब इसको हमको सॉल्व करना है। देन नाउ फर्स्ट, दिस इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड इन द पाई चार्ट सेक्शन। पाई चार्ट में यह हमारा एक क्या है, पाई चार्ट से पूछा गया सबसे सामान्य प्रश्न है, या सबसे इजी बोला जाए, सामान्य बोला जाए। यू विल बी गिवन द शेयर प्राइस एंड बेस्ड ऑन इट्स कंपेरिजन विद द परसेंटेज गिवन इन द क्वेश्चन you need to determine the answer. Thus in the questions you can see the BOI accounts for 11%. BOI कितना है आपका, 11% है of the market share, and this 11% is equal to the 4000 करोड़, यानी कि 11% से है किसके बराबर है, 4000 करोड़ के बराबर है। So to calculate the total market share of BOB and excess of formula will be 67/11 x। अब यह क्या कर रहा है,
यानी कि 64। अब पिक्चर को आपको यहाँ पर देखने की आवश्यकता है। इस आपको ग्राफ को देखिए, पाई चार्ट को देखिए। पाई चार्ट में BOI जो है वह 4000 करोड़ की बात कर रहा है, और BOI मेरा कितना परसेंट दिया गया है? BOI मेरा यहाँ पे 11% दिया गया है, यानी कि 11% बराबर कितना हो जाएगा? 4000 करोड़ हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि जो अकाउंट 11% है मार्केट शेयर का, वह आपका 11% 4000 करोड़ के इक्वल है। इसलिए यहाँ पर इतना किया गया। और जो BOB बैंक है आपका, यहाँ पर जो एक्सिस बैंक है, टुगेदर का बात किया गया, दोनों को एक साथ का बात किया गया है। तो फिर आप यहाँ ग्राफ के देखेंगे कि BOB कितना है आपका? BOB 34 है। एक्सिस बैंक कितना है? 33 है। जब 33 और 34 को हम लोग ऐड करेंगे तो वहाँ पर 67 आएगा आपका। टुगेदर का बात किया गया, BOB और एक्सिस बैंक टुगेदर, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ऐड जब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 67 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या किया गया? 67/11 × 4000। अब यहाँ पर दोनों को जब इक्वल करके निकालेंगे तो आ जाता है, जब इसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो 24,363 करोड़ आपको यहाँ पर मिलेगा। इस प्रकार अब ऑप्शन में देखेंगे कि ये ऑप्शन मेरा किससे टैली कर रहा है? ये ऑप्शन मेरा ए से टैली कर रहा है। दस द करेक्ट आंसर इज ए। इस प्रकार हमारा पहला का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप लोग भी स्लाइड को देखेंगे और रीड करेंगे। मेरे साथ साथ आप भी वहाँ पर देखना है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। आप भी वहाँ पे रीड कीजिए और मेरे बातों को सुनिए। जब आप देखेंगे, रीड करेंगे और सुनेंगे, यानी कि एक साथ आपका तीन काम होगा। जब तीन एक साथ आपका 3 इंद्रियां काम करेगी तो आपको मोर से मोर लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से कैसे यहाँ पे क्या जाता है। इसलिए बोला जाता है कि आप अच्छे से वहाँ पे सुनिए, सिंसियरली होके सुनना है, पढ़ना है, फिर समझना है। तो इस प्रकार से मेरा इस क्वेश्चन का क्या ऑप्शन मेरा ए आ गया। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं कि इफ़ द टोटल मार्केट शेयर अदर देन एक्सिस बैंक एंड BOB इज 335, यानी कि 335,000 करोड़, 335,000 करोड़ इतना आपका दिया गया है। टोटल मार्केट शेयर दिया गया है। किसका दिया गया है? अदर देन एक्सिस बैंक, BOB बैंक, इतना दिया गया है। देन फाइंड द मार्केट शेयर ऑफ BOB एंड HDFC। अब वहाँ पे मेरा ये इसका दिया गया है टोटल का, और BOB और HDFC का हमको निकालना है। इसको हिंदी में समझेंगे तो यदि एक्सिस बैंक और BOB बैंक के अलावा कुछ 50 हिस्सेदारी रुपया जो है 335,000 करोड़ है, फिर BOI और HDFC बैंकों के बाज़ार की हिस्सेदारी क्या होगा? उसके हिस्सेदारी क्या पाएंगे? वो क्या मिलेगा उसको? इसको जब हमको यहाँ पे सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले देख रहे हैं फ्रॉम द पाई चार्ट से आपको समझना है कि यू कैन डिटरमाइन द टोटल मार्केट शेयर ऑफ एक्सिस एंड BOB इन टर्म ऑफ परसेंटेज। आप वहाँ पे एक्सिस बैंक और BOB बैंक को परसेंटेज दिया हुआ को ऐड करोगे तब वहाँ को आपका क्या आएगा? 67 आएगा। अब वहाँ पे ध्यान देंगे कि 67 मेरा परसेंटेज किसका आया? मैं एक्सिस बैंक का मेरा जो परसेंटेज दिया गया था और BOB बैंक का दिया गया था, दोनों का, एक का 33 था, दूसरा का 34 था। दोनों को जब ऐड करेंगे तो 67% आएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में आपका दिया गया है 335,000 करोड़ दिया गया है, यानी कि 67% इक्वल टू 335,000 करोड़, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो वही यहाँ पर बात किया गया है कि इन एडिशन टू दिस अनदर बैंक दैट द लेफ्ट अकाउंट ऑफ 33%, यानी कि देखिए 67% दो को जोड़ने से बना, और परसेंटेज मेरा क्या बात करता है? 100 का बात करता है। 100 में से 67 को माइनस करेंगे तो मेरा कितना आएगा? 100 में 67 को माइनस करने पर कितना आएगा? आप लोग बताइए कितना आएगा? 67 माइनस करेंगे 100 में से तो कितना आएगा?
स्लाइड आप लोग देख रहे हैं? देख के बताइए। आप लोग सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? 33 आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए कि कैसे निकालना है, ट्रिक कैसे निकालना है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आता है, यानी कि 67% बराबर 335,000 करोड़ है। तो 100 में से 60% बराबर इतना है, तो 30% बराबर कितना हो जाएगा? तो इसलिए लेफ्ट अकाउंट 33%, विच इक्वेट्स टू 35,000 करोड़। अब यहाँ पर देखिए 35,000 करोड़ किसका हो गया? 33 का इक्वेट करके आया। HDFC बैंक और BOI बैंक इक्वल टू द मार्केट शेयर ऑफ 27%। BOI बैंक और यहाँ पे HDFC बैंक जो इक्वल कर रहा है वह दोनों क्या कर रहा है? 27%। दस देयर मार्केट शेयर इन टर्म ऑफ करोड़। यदि इसका मार्केट शेयर को करोड़ में देखेंगे तो 27 इंटू 335,000 करोड़ डिवाइडेड 33। अब इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 274,090 करोड़ आएगा, यानी कि कितना हो गया? 274,090 करोड़। सो द, आप देखिए कौन सा ऑप्शन से मेरा करेक्ट मिल रहा है? सो द करेक्ट आंसर इज सी। ये हमारा सी से मैच कर रहा है, इसलिए यह ऑप्शन हमारा सही है। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? ये सॉल्व करेंगे। नाउ नेक्स्ट पे हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन पे, फाइंड द अप्रोप्रिएट रेशियो। अब इसमें क्या करना है? रेशियो हमको फाइंड करना है। किसके किसके बीच में रेशियो फाइंड करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ मार्केट शेयर बिटवीन BOI एंड BOB। BOI बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच में हमको मार्केट शेयर का एप्रोप्रिएट रेशियो हमको निकालना है। आपको ऑप्शन में दिया गया है 1:2, 3:1, 1:3। डी में है नॉट पॉसिबल, यानी कि रेशियो नहीं निकाल सकते हैं। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए किसका किसका बात किया गया है? BOI और BOB। BOI और BOB को हम लोग यहाँ पे ग्राफ में देखेंगे तो यहाँ पर BOI कितना दिया गया है? ये हमारा 11 दिया गया है और BOB मेरा 34 दिया गया है। अब यह हमारा इस प्रकार से दिया गया है, इसका हमको रेशियो फाइंड करना है। तो सबसे पहले टेक द मार्केट शेयर ऑफ BOB एट BOI, कंपेयर देम बोथ टू फाइंड द रेशियो। एज ए रिजल्ट द मार्केट शेयर ऑफ BOB इज 34%। BOB का मार्केट शेयर कितना दिया गया है? 34% दिया गया है और BOI का मार्केट शेयर का वो 11% दिया गया है। सो द रेशियो ऑफ मार्केट शेयर ऑफ BOI टू ए मार्केट शेयर ऑफ BOB 11:34। 11:34। दिस विल बी क्लोजेस्ट। अब यहाँ पे देखिए कि जो आपने रेशियो बनाया वह एग्जैक्ट रेशियो आपका यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो उसके क्लोजेस्ट नंबर को हम लोग देखते हैं। तो क्लोजेस्ट नंबर को देखने के लिए क्या करते हैं? 11:34 है। 11 का टेबल हम लोग देखेंगे। 11 का टेबल क्या है? 11 1 जा 11, 11 3 जा 34, 33। तो जब 33 है, 34 है, 33 के करीब है, इसलिए हम लोग इसको क्लोजेस्ट सामने वाले ऑप्शन को देखेंगे, तब समझेंगे कि सामने में से कौन मैच कर रहा है। न ऑप्शन हमारा सी मैच कर रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसी को हम लोग हिंदी में समझेंगे तो क्या कहेंगे इसको कि BOI और BOB के बीच के बाज़ार की हिस्सेदारी का अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए दोनों का देखेंगे कि कितना परसेंटेज शेयर है, फिर उन दोनों का रेशियो करने के लिए बटा करते हैं और बटा करने के बाद देखते हैं कि यदि कट रहा है तो उसको हम लोग कैलकुलेशन के द्वारा काटेंगे, नहीं कट रहा है तो फिर उसके क्लोजेस्ट फॉर्म को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे है 11:34 है, यानी कि ये 11:33 के करीब में है, इसलिए यह 1:3 के आंसर को हम लोग टिक लगाएंगे। नाउ नेक्स्ट स्लाइड।
इस प्रकार से ये चौथा क्वेश्चन मेरा है। यह चौथा क्वेश्चन क्या कहते हैं कि इफ़ द मार्केट शेयर ऑफ एक्सिस बैंक डबल, यदि मार्केट शेयर एक्सिस बैंक का डबल कर देते हैं इन द नेक्स्ट ईयर, पिछले वर्ष के तुलना में हम लोग क्या करते हैं, मार्केट शेयर को डबल कर देते हैं। वाइल द मार्केट शेयर ऑफ ऑल द अदर बैंक्स रिमेनिंग कांस्टेंट, दूसरे बैंक का मार्केट शेयर को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, केवल एक्सिस बैंक को डबल करते हैं एट देयर एग्जिस्टिंग लेवल्स, then what would be the proportion of Axis as the total proportion of the market share in India in next year? यदि अगले वर्ष एक्सिस बैंक की बाज़ार हिस्सेदारी दोगुनी हो जाती है, जबकि अन्य सभी बैंकों का बाज़ार के हिस्सेदारी मौजूदा स्तर पर क्या स्थिर रहता है, तो अगले वर्ष भारत में बाज़ार के हिस्सेदारी के कुल अनुपात के रूप में एक्सिस का क्या होगा, कितना परसेंटेज होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे किस तरह से। सबसे पहले वी नीड टू डिटरमाइन द मार्केट शेयर एक्सिस बैंक फॉर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर के मार्केट शेयर कितना होगा उसको देखेंगे। फॉर द करंट ईयर, अभी करंट ईयर में कितना है, नेक्स्ट ईयर में कितना होगा। द शेयर ऑफ एक्सिस बैंक इज 33%। एक्सिस बैंक का शेयर जो है वहाँ पे दिया गया, आपके पाई चार्ट में ग्राफ में दिया गया है 33%। सो नाउ वी नीड टू डिटरमाइन द नेक्स्ट ईयर शेयर ऑफ एक्सिस बैंक, यानी कि डिटरमाइन करना, हमको फाइंड करना है हमें एक्सिस बैंक का अगले साल शेयर को किस तरह से निर्धारित करना है। इसको डिटरमाइन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि जो दिया गया एक्सिस बैंक का हिस्सा है वह दोगुना हो जाता है, जबकि अन्य बैंक शेयर स्थिर रहता है। सभी शेयर का कुल प्रतिशत कितना है, सभी शेयर का कुल प्रतिशत यदि हम लोग वहाँ पर देखेंगे, टोटल परसेंटेज देखेंगे सबको जोड़ के, तो 133 आपको मिलेगा। सबको जोड़ेंगे परसेंटेज को, जो पाई चार्ट में दिया गया है 34, 33, 11, 4 और जो दिया गया सब ऐड करेंगे तो 133 ये मिलेगा आपको, दिया गया है। और एक्सिस बैंक कितना है, 66 यहाँ पे है परसेंटेज ऑफ द मार्केट शेयर। मार्केट शेयर क्या है 66। क्यों 66 है, क्योंकि यह डबल किया गया है और यह अपना परसेंट में कितना है 33 है। 33 को जब नेक्स्ट ईयर में डबल करेंगे तो 33 का 66 हो जाएगा। इसलिए क्या है 66 इज़ 50% ऑफ 133, ये 50% का बात कर रहा है। सो द मार्केट शेयर ऑफ एक्सिस बैंक इन द नेक्स्ट ईयर विल बी 50%। इसलिए क्या होगा 50% होगा। क्यों 50% अनुमान किया हम लोग कि टोटल परसेंट जो है वह 133 दिया गया है और एक्सिस बैंक अगले साल में 2 गुना हो जाता है। 33 का 2 गुना कितना 66 हो जाता है। अब 66 को देखिए 133 का ये हाफ है या नहीं, यानी कि लगभग में अप्रॉक्सीमेटली में हाफ है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे 50% को मान लेंगे। इसलिए मेरा ऑप्शन 50% बी देखना है कि ये बी पे मेरा क्या है 50% है, तो मेरा ऑप्शन मेरा बी को सही करेंगे। सो नाउ इस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए। अब हम लोग नेक्स्ट पे क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन। वो हम लोग सॉल्व क्वेश्चन किए, अब प्रैक्टिस क्वेश्चन उसको समझने के लिए कैसे कैसे बना, क्या क्या नहीं किया। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग 2-4 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो अब इसमें देखिए कि जो बजट को दिखाया गया, निम्नलिखित पाई चार्ट पूरे वर्ष में घर में उपयोग की जाने वाली घरेलू वस्तुओं के वितरण को दर्शाता है और इसमें दी गई जानकारी परिस्थितियों के रूप में दिया गया है। ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। इस प्रकार से ग्राफ को देखना है और आपको उसको देख के उत्तर देना है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले है फूड आइटम, फूड आइटम है, क्लोथ्स है, टेक्नोलॉजी है, कॉस्मेटिक्स है एंड अदर्स है। तो जो मेरा यहाँ पे फूड्स दिया गया वो फूड्स मेरा है 18.6%। फूड्स जो दिया गया 18.6% है। जो क्लोथ्स दिया गया है वह 13.256 है। टेक्नोलॉजी तो दिया गया है 11 पॉइंट है 38। जो कॉस्मेटिक दिया गया है वो है 3.4 और जो अदर्स दिया गया है वह
3 है। इस प्रकार से बजट आपको दिया गया है। अब इस पे क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम आर डिस्प्ले इन द रेशियो ऑफ 1:15। अब देखना यहाँ बात कर रहा है कि 1:15 के रेशियो में कौन सा आइटम डिस्प्ले कर रहा है, फूड आइटम और कॉस्मेटिक 1:50। यानी कि इस ग्राफ में देखना है कि कौन जो है इस ग्राफ में 1:50 के रूप में कट रहा है। तो जब यहाँ पर अनुमान का हम लोग देख लेंगे कि कौन सा जिसका टेबल में हुआ दूसरे का कट रहा है। टेबल कितने बार आना चाहिए, 15 बार में आना चाहिए, और पहला वाला 1 होना चाहिए। तो इस प्रकार से जब यहाँ पे हम लोग ढूंढेंगे और मिलेगा वहाँ पे, तो जो कॉस्मेटिक और फूड आइटम है वो मेरा 1:15 के रूप में रेशियो में आएगा। डी नंबर क्या है मेरा, कॉस्मेटिक और फूड आइटम। अब देखिए यहाँ पे कॉस्मेटिक कितना है मेरा, कॉस्मेटिक है 3.4, और फूड आइटम कितना है मेरा, फूड आइटम आपका हो जाएगा यहाँ पे, फूड आइटम देखिए सबसे ज़्यादा है। इस प्रकार से जब 3.4 से हम लोग काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आएगा आपका, 1:15 के रेशियो में आएगा। कौन कौन सा आएगा, कॉस्मेटिक और फूड आइटम। सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। इफ़ द बजट ऑफ द हाउस इज़, हाउस का बजट दिया गया है 20,000, देन बाय व्हाट परसेंटेज इज द एक्सपेंडिचर ऑन फूड आइटम मोर देन द रेस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर। तो खाद्य पदार्थों पर व्यय शेष व्यय से कितने प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है कि खाद्य पदार्थ पर जो हम व्यय कर रहे हैं वह शेष व्यय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब ए नंबर में है लेस दैन 10%, बी में है 10 से 15%, सी में है 15 से 20%, डी में है मोर देन 20%। इस प्रकार जब हम लोग माइनस करेंगे तो लेस देन क्या मिलेगा आपका, 10% मिलेगा, लेस देन 10%। नाउ सेकंड को इसी प्रकार हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को पढ़ते हुए। यदि अगले बजट का मूल्य वर्तमान बजट से 2 गुना है और मुद्दों का विभाजन समान है तो कपड़ों पर खर्च करने का अनुपात दूसरे के खर्च के करीब होगा। कौन सा करीब होगा, जब फिर हम लोग ग्राफ को देखेंगे और उसको कैलकुलेशन करेंगे तो वह जो कैलकुलेशन आएगा मेरा वह आपका सी ऑप्शन आएगा। सी ऑप्शन में 5:6। इसी प्रकार फोर्थ को जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपका आएगा कि कपड़ों का खर्च किसके करीब है, तो वह 2200 के करीब है। नाउ फिफ्थ, ये सपोज हम मान लेते हैं बजट का मूल्य बढ़कर 36,000 हो जाता है तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का व्यय अन्य पर व्यवहार बराबर होता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। फिर फिगर को देखेंगे कि कौन सा बराबर हो रहा है, तो जो क्लॉथ और कॉस्मेटिक है वो हमारा बराबर मिलेगा। अब ये आपका एक घर के लिए होमवर्क है कि घर में आप इसे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। किसे सॉल्व करेंगे घर पे ना, स्कूल बस आपका दिया गया 350, प्राइवेट बस दिया गया 245, बाईसाइकिल दिया गया 210, रिक्शा दिया गया 175, ऑन फुट दिया गया 280। इस प्रकार से सब आपको दिया गया है। अब आप घर पे क्या करोगे, इसको एक पाई चार्ट डायग्राम में आप इसे बना के रखोगे और आप उसे क्या करोगे, बना के हमको भेजोगे। बना के ग्रुप में भेजना है कि पाई चार्ट मैंने सीखा किस तरह से बनाया जाता है, तो इसे आप लोग बनाओगे। नाउ नेक्स्ट स्लाइड मेरा, थैंक यू। अब बताइए आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं, आप लोग को आवाज़ सुनाई पड़ रही है? यस सर। तो आप लोग पाई चार्ट बनाने सीख जाओगे। इस पीपीटी को और एक बार देख लेना। देखने के बाद ये जो होमवर्क है घर पे आप लोग बैठ के एक पाई चार्ट बनाओगे, ठीक है? पाई चार्ट बन जाएगा आप लोग से, ट्राई करोगे? यस सर, ओके, थैंक यू।